हाँ बलवीर जी नमस्कार। यस लोकेश जी जल्दी शेयर कर दीजिएगा, आज की क्लास का प्रारंभ करेंगे। हाँ लोकेश जी, दिनेश जी, चलो आज की क्लास को बिना किसी विलंब के हम प्रारंभ करते हैं। आज हम पढ़ने जाए राजस्थान का भूगोल, जो कि आपकी पहली क्लास है। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, ये हमारी आज की पहली क्लास है। बिल्कुल राम राम सर, बिल्कुल बलवीर जी नमस्कार, लोकेश जी ओके, चलो और जुड़ जाइए। चलो प्रारंभ करते हैं आज की क्लास का। आप शेयर कर देना अधिक से अधिक। देखना आज हमारा टॉपिक है राजस्थान का भूगोल। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जितने भी कंपटीशन आता है, अगर राजस्थान का वहां कहीं ना कहीं वेटेज होता है तो राजस्थान का भूगोल सबसे सर्वप्रमुख में होता है। तो ये जो वह टॉपिक होगा जो हमारे सिलेक्शन में कहीं ना कहीं चार चांद लगाएगा। हम एक एक बारीकियों से इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, बिना किसी विलंब के हम पढ़ते हैं राजस्थान का भूगोल। देखो राजस्थान का परिचय हम प्राप्त करेंगे, और वो भी कौन सा परिचय प्राप्त करेंगे? भौगोलिक परिचय। कौन सा प्राप्त करेंगे? भौगोलिक परिचय। उसके बाद ये एक शब्द लिख रखा है भूगोल। भूगोल का मतलब, देखो एक चीज हमारे सामने बहुत अच्छी मैं आपको बताना चाहता हूं। जो भूगोल होता है ये हमेशा दिखता है, इसको आप देख सकते हो, लेकिन अगर मैं आपके सामने इतिहास लिखूं तो आप इतिहास को देख नहीं सकते। मतलब जो आपको चारों तरफ दिखाई देता है, अपने आसपास के वातावरण में दिखाई देता है, कोई भी चीज दिखाई देती है, तो ऐसा माना जाता है कि आप भूगोल के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, किसी और ने कुछ और बता दिया, हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास को जानते हो आप, उसको जानना पड़ता है, जबकि भूगोल को हमें पहचानना पड़ता है। हम उसको पहचान सकते हैं क्योंकि जो चीज हमें दिखती है उसको हम बिल्कुल पहचान सकते हैं। तो हम इस भूगोल को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी ये देना चाहूंगा। हम केवल यहाँ राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे और एक एक चीज बारीकी से हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। भूगोल का मतलब ये हमारी भू है, ये हमारी पृथ्वी है, जो कि क्या है? गोल है। जो कि क्या है? गोल है। सिंपल सी परिभाषा, बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा। जो भूगोल का मतलब हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है। हम पृथ्वी की जानकारी नहीं ले रहे हैं। पृथ्वी का आकार आपको सबको पता है, ऑब्लेट स्फेरॉइड है, भूलक्षव गोलाकार है। लेकिन केवल मैं शब्द का शाब्दिक अर्थ आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं, इसकी जानकारी हम लेंगे। तो मैं आपको इस पृथ्वी से समझाना चाहता हूं। आप सभी विद्यार्थी टॉपिक डाल लीजिएगा और टॉपिक होगा आपका राजस्थान का भूगोल। सब विद्यार्थी टॉपिक डालने अपनी कॉपी में, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, ये हमारा टॉपिक होगा। आप सब डाल लीजिएगा राजस्थान का भूगोल। अब देखना, हम बात करते हैं इसकी उत्पत्ति के बारे में। हम राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि राजस्थान की उत्पत्ति हमारे पास कहां से आ रही है। तो हम एक चीज देखेंगे इसमें, यह हमारा ग्लोब है, और इस ग्लोब की अगर मैं बात करता हूं तो इस ग्लोब में ये वाला जो पार्ट है ये 29% है, और ये हमारे पास जो रिमेनिंग जो हमारे पास बच रहा है 71%। 71% दो पार्ट है, ये जलीय है, ये जल है, और यह स्थल है, ये स्थल है।
तो ध्यान देना 29 जो परसेंट पार्ट था ये कहलाता था पेंजिया। क्या कहलाता था? पेंजिया। और ये 71 वाला पार्ट क्या कहलाता है? पेंथालासा। क्या कहलाता है? पेंथालासा। मतलब अगर हम पेंजिया की बात करें तो ये महाद्वीपीय भाग है। कौन सा भाग होगा? महाद्वीपीय भाग। महाद्वीपीय भाग क्या कहलाता है? हमारा पेंजिया। और पेंथालासा क्या कहलाता है? महासागरीय भाग। महासागरीय भाग हमारा क्या कहलाता है? पेंथालासा। तो इस पृथ्वी पर दो ही प्रकार की आकृतियां थी, एक था पेंजिया और एक पेंथालासा। कन्हैयालाल, बिल्कुल, गुड इवनिंग, थैंक यू। चलें आगे बढ़ते हैं। हमारे पास पृथ्वी पर दो ही पार्ट थे, एक था जलीय भाग और एक स्थल भाग। जो स्थल भाग था हमारा क्या कहलाता था? पेंजिया। और जो जलीय भाग था हमारा क्या कहलाता था? पेंथालासा। अब कालांतर में जो विवर्तनिक परिवर्तन हुए, विवर्तनिक परिवर्तनों के कारण जो स्थल भाग की ये प्लेट है, इसके दो टुकड़े होते हैं। और जो दो टुकड़े होते हैं इस पेंजिया के, ये हमारा पेंजिया। इस पेंजिया के जब दो टुकड़े होते हैं तो ये इस तरीके से हमारा बट जाता है, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो ये हमारा बटता है अंगारा लैंड में। कौन सा? इसको हमने क्या कहा? एक पार्ट को अंगारा लैंड। दूसरा पार्ट हमारा था गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। ये दो पार्ट में ये टूट जाता है। जो पेंजिया था हमारा, जो स्थल भाग था, इसमें विवर्तनिक परिवर्तन के कारण इसका विभाजन हो जाता है। और जब विभाजन होता है तो दो प्लेटों में बट जाता है, एक अंगारा लैंड प्लेट थी और एक गोंडवाना लैंड प्लेट थी। अब इन दोनों प्लेटों के बीच में एक थोड़ा सा भाग जो था महासागरीय भाग, ये अगर हम इसकी बात करें, ये पार्ट हमारे पास जो बीच का पार्ट था ये था तैथिस सागर। कौन सा? तैथिस। ये हमारे पास जो पार्ट था, ये हमारे पास कौन सा? तैथिस सागर। सागर हमारे पास हुआ करता था। ये वाला जो पार्ट था तैथिस सागर हमारे पास था। इन दोनों प्लेटों के मध्य एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। ये किसका डिवाइडेशन था? ये हमारा डिवाइडेशन किसका था? 29% का। एक 71% था। ये आपने देखा था पेंजिया। तो पेंजिया दो भागों में बटा, एक अंगारा लैंड में और एक गोंडवाना लैंड में। एक अंगारा लैंड में बढ़ता है और एक गोंडवाना लैंड में बढ़ता है। तो आप क्या कह सकते हो कि जो पेंजिया है, देखना हमारे पास एक चीज बनती है कि जो पेंजिया है वो महाद्वीपीय भाग है। हम चाहे तो यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? पेंजिया, पेंजिया महाद्वीपीय भाग है। महाद्वीपीय भाग है, याद रखना आप इसको, भाग है। जबकि पेंथालासा क्या हो गया? पेंथालासा, पेंथालासा कौन सा हो गया? महासागरीय भाग हो गया। महासागरीय भाग। ये हमारे पास कौन सा है? ये हो गया हमारा पेंथालासा। तो दो चीजें हमारे सामने आती है, एक पेंजिया आता है और एक पेंथालासा वाली स्थिति हमारे सामने आती है। अब हम बात करते हैं दो चीजों की कि हमारा राजस्थान का निर्माण कैसे होता है। आपने ये देख लिया, आपने पेंजिया प्लेट के दो पार्ट देख लिए जिनमें इसका डिवाइडेशन हुआ, एक अंगारा लैंड के अंदर हो रहा है और एक हमारा गोंडवाना लैंड में इसका जो पार्ट था। अब हम राजस्थान के निर्माण की बात करते हैं। तो राजस्थान का निर्माण जो होता है हमारा, वो दो प्लेटों से होता है। वो कौन कौन सी प्लेटें हैं हम उसको देखते हैं। हमारे पास इस राजस्थान का निर्माण अगर होता है, राजस्थान का निर्माण, राजस्थान हम पढ़ रहे हैं, राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के निर्माण में दो प्लेटें हमारे सामने आती है, एक दो चीजें आती है, एक तो गोंडवाना लैंड, एक जी और टी।
जी और टी से हमारा निर्माण होता है। जी का मतलब था गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, और टी का मतलब था तैथिस सागर, तैथिस सागर। दो चीजें हमारे सामने आती है। गुड मॉर्निंग में ही सही थी सर सीताराम जी। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रही थी मॉर्निंग में, वहाँ ऑफलाइन का बच्चा भी बैठा हुआ था और आपकी क्लास की समस्या ये आती थी कि बच्चा वहाँ डिस्टरबेंस करता था, तो ना आप पे ध्यान दे पाता था ना उन पे ध्यान दे पाता था, उनको लिखाने में वहाँ प्रॉब्लम आती थी। यहाँ कोई भी बच्चा मेरे सामने नहीं बैठा है, केवल और केवल मात्र मेरे सामने आप लोग बैठे हैं, तो मैं आप पर विशेष ध्यान दे पाऊंगा, हर चीज आपको नोटिस कर पाऊंगा। वहां किसके अनुसार चलना पड़ रहा था सीताराम जी? उन बच्चों के अनुसार। वो कहते थे ये चीज मत लिखो, वो चीज कहते थे सर टाइम लग रहा है, बहुत सारी चीजें होती थी। इसीलिए बड़ी मुश्किल से मैंने इस क्लास का शेड्यूल यहाँ निकाला है, और कुछ भी नहीं है। और अगर आप मॉर्निंग के लिए कहते हैं तो देखो मॉर्निंग में फिर वही स्थिति है, कभी 7:30 क्लास स्टार्ट हो रही है, कभी क्लास चली नहीं। ये स्टूडियो दूसरा है, ये स्टूडियो मेरा खुद का स्टूडियो है, तो यहाँ ऐसी कोई परेशानी नहीं रहेगी किसी भी संदर्भ की। और मेरे सामने कोई ऑफलाइन का बच्चा बिल्कुल भी नहीं बैठा है, ना मेरे पास कोई दूसरी क्लासेस शेड्यूल है, तो मैं आराम से इत्मीनान से आपको पढ़ाना चाहता हूँ। और अगर आपका मन अगर सुबह ही करता है तो वो वाली चीज़ है, और कोई दिक्कत नहीं थी। वहाँ तमाम प्रकार के बच्चे बात करते थे कि सर हमें जल्दी लिखाइए। कम से कम 100 घंटे क्लास ले ली तब मेरा राजस्थान का इतिहास पूरा हुआ था। तो मैं नहीं चाहता कि आपका भी टाइम खराब हो, मेरा भी टाइम खराब हो, इसलिए मैंने मॉर्निंग की जगह इवनिंग शिफ्ट किया है। और अगर मॉर्निंग के लिए अगर आप कहना चाहते हो तो फिर मॉर्निंग में वही समस्या रहेगी, कभी 10 मिनट लेट चल रही है क्लास, कभी 20 मिनट, कभी आपको क्या नहीं दिखाई दे रहा, कभी आवाज़ आ रही है, उनके लिए बैठे हुए हैं, वो वाली चीज़ें। नहीं तो मैं पढ़ा वहाँ भी रहा हूँ, ऐसी बात नहीं, वहाँ मॉर्निंग में क्लास चल रही है आपकी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको बिल्कुल 100% हमने उसी में डाल दिया है, इसलिए आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें। और मुझे लगता है कि अब आराम से आपका भी समय है, आराम से बैठे बैठे लेटे लेटे पढ़ें। हर चीज़ में आपको ही डेडिकेटेड करूंगा इसमें। यहाँ कोई अपने पास ऑफलाइन का बच्चा नहीं बैठा हुआ है, ठीक है ना? तो देखना, अगर लगता है फिर भी, अगर आपको लगती है कोई चीज़ तो फिर उस पर भी विचार कर लिया जाएगा। देखो आप इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सबसे बड़ी चीज़ है ना। सर अभी नेट नहीं रहता है, हाँ बिल्कुल ये समस्या कन्हैया लाल जी हो सकती है कि भी आपके पास नेट नहीं रहता हो, बिल्कुल इस बारे में अपन चर्चा कर लेंगे सर से कि क्या स्थिति आती है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। गोंडवाना लैंड। अब गोंडवाना लैंड में हमारे पास दो चीजें थी। गोंडवाना लैंड में हमारे पास राजस्थान के दो पार्ट आ रहे थे गोंडवाना लैंड के अंदर। राजस्थान में एक पार्ट आ रहा था पर्वत वाला पार्ट है, और एक पार्ट आ रहा था आपका पठार वाला पार्ट। एक पर्वत वाला पठार आ रहा था, सॉरी पर्वत वाला भाग आ रहा है, एक पठार वाला भाग हमारा गोंडवाना लैंड का है। तो पर्वत आपको सबसे अच्छी तरह पता है कि राजस्थान में अगर पर्वत की बात की जाती है तो पर्वत हमारे पास कौन सा है? अरावली पर्वतमाला। कौन सा है? अरावली पर्वतमाला है हमारे पास। तो अब क्वेश्चन आता है कि अरावली पर्वतमाला किसका हिस्सा है? तो आंसर क्या होगा? गोंडवाना लैंड का। आंसर क्या होगा? गोंडवाना लैंड का। अब अगर दूसरी बात हमारे सामने की जाती है तो दूसरा जो पठार वाला भाग है, अगर हम पठार की बात करते हैं तो हमारे पास अगर पठार में एक चीज आती है वो है हाड़ौती का पठार। कौन सा आ रहा है? हाड़ौती का पठार। अब तैतीस सागर के भी दो पार्ट थे हमारे पास। एक पार्ट आपका आ गया मरुस्थल पार्ट, मरुस्थल पार्ट, मरुस्थल पार्ट, और एक आ गया मैदानी भाग, मैदानी भाग। तो राजस्थान में अगर मरुस्थल की भाग करें तो हमारे पास मरुस्थल कौन सा है? थार का रेगिस्तान। और मैदानी भाग की बात करें हमारे पास तो हमारे पास आ गया पूर्वी मैदान। राजस्थान का जो हिस्सा आ रहा है ये पूर्वी मैदान आ रहे हैं, पूरक जो पूर्वी भाग है हमारे पास वो इसका पार्ट आ रहा है पूर्वी मैदान। ये मैदानी भाग के अंतर्गत हमारे पास आ जाता है, पूर्वी भाग पार्ट के अंतर्गत। देखना इसको थोड़ा सा इतना सा जूम कर देते हैं, आगे देखें। अब ये जो पार्ट था गोंडवाना लैंड का, ये हमारे पास अगर भारत के संदर्भ में देखें हम,
अगर हम इसको किसके संदर्भ में देखें, भारत के संदर्भ में अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो भारत के संदर्भ में यह प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है। किसका है? प्रायद्वीपीय भारत का। प्रायद्वीपीय भारत का ये पार्ट आ गया हमारे पास। कौन सा? ये गोंडवाना लैंड वाला पूरा पार्ट। और अगर हम इसकी बात करें हमारे पास, तो ये उत्तर के विशाल मैदान आ गए हमारे पास। कौन सा? उत्तर के विशाल मैदान, के विशाल मैदान। तो हमने अभी देखा राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में, हमने बात की कि राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ है। देखो, राजस्थान का मैं आपको परिचय दे रहा हूं। राजस्थान की उत्पत्ति हमने देखी कौन से लैंड से मानी जा रही है, तो हमारे पास किससे आ रही है? गोंडवाना लैंड से आ रही है। और तैतीस सागर से राजस्थान की उत्पत्ति होती है। राजस्थान की उत्पत्ति में दो पार्ट आते हैं, एक आता है जी और एक आता है टी। एक आता है जी और एक आता है, सर अभी नेट नहीं, हाँ बिल्कुल मैंने पढ़ लिया है, कोई दिक्कत नहीं, जी और टी। तो गोंडवाना लैंड पर्वत का भाग है और पठारी भाग हमारे पास जो हाड़ौती का मैदान है इसका पार्ट हो गया। मरुस्थल हमारा तैतीस सागर का, मैदानी भाग हमारा तैतीस सागर का। तो इसमें से दो क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं बहुत प्यारे से और कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और पहला क्वेश्चन तो अरावली पर्वत श्रृंखला किसका हिस्सा है? दूसरा, थार का मरुस्थल किसका हिस्सा है? तो ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं। क्वेश्चन अरावली पर्वतमाला किसका भाग है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। और अगर पूछा जाता थार का मरुस्थल किसका है? तैतीस सागर का हिस्सा है। ये ऐसा कैसा आपके ऐप पे है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको कोई चीज लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं हम। आपने यहां तक देख लिया, पूरा विस्तार से आपने यहां तक जानने का पूरा प्रयास किया है। अब आगे देखते हैं, देख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलें, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है राजस्थान की स्थिति व विस्तार। हमारा टॉपिक है राजस्थान की स्थिति व विस्तार। ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होता है। आपका पहला टॉपिक है राजस्थान की स्थिति और विस्तार की जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो ध्यान देना, जब कभी आपसे कोई स्थिति की बात करे तो हमारे पास दो चीजें आती है, उसमें विस्तार किस किस की बात करोगे? आप अक्षांश की बात करेंगे। जब कभी आपकी स्थिति की बात करें तो आप उसमें बात करते हो देशांतर की। तो स्थिति, जब भी किसी स्थान की विशेष की स्थिति जानकारी ली जाती है तो सीधी सीधी जानकारी हमारी अक्षांश से विस्तार और देशांतर विस्तार की होती है। इसके आधार पर हम इसकी जानकारी लेते हैं। अब अगर विस्तार की बात की जाती है, कभी आपसे अगर विस्तार के बारे में पूछा जाता है, तो विस्तार हमारे पास अगर कोई चीज आती है तो विस्तार में हमारे पास क्या आता है? एक तो आता है क्षेत्रफल। हमारे पास विस्तार में क्या आता है? एक आता है क्षेत्रफल। दूसरा, अगर हम विस्तार की बात करें तो हमारे पास दूसरी आती है आकृति, कि राजस्थान की आकृति कैसी है, ये आती है। फिर तीसरी चीज अगर हमसे पूछी जाती है तो वो आती है हमारे पास सीमा, कि भैया इसकी सीमा कहां कहां से लग रही है। तो ये तीन चीजें विस्तार में पूछी जाती है। और सीमा में भी दो चीजें आती है। कौन कौन सी आती है? अंतरराष्ट्रीय सीमा और एक आती है आपकी अंतरराज्यीय सीमा। दो जानकारी हमें यहां से मिलती है। अंतरराज्यीय सीमा की बात होती है और अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात होती है। अगर हम किसी भी विशेष स्थिति को पढ़ते हैं, राजस्थान की स्थिति व विस्तार की जानकारी ले रहे हैं, तो इसमें हमारे पास इन चीजों का उल्लेख किया गया है।
चले, यहां तक समझ में आया? मुझे आप जवाब देते रहे, मैं बिल्कुल आपके ऊपर ध्यान दे रहा हूं। कोई भी चीज अगर नहीं आती तो आप बिल्कुल पूछते रहें, आप ही मेरे सामने हैं, इसलिए बिल्कुल मैं आप पे कंसंट्रेट हूं। चले आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपके सामने आती है, ये चीजें जानकारी जब प्राप्त की जाती है, स्थिति के बारे में पूछा जाता है, तो स्थिति में आपको क्या है, अक्षांश और देशांतर के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। और अगर विस्तार की बात करते हो, क्षेत्रफल, आकृति, सीमा, तो सीमा में आपके अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान की स्थिति। सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति। हमारा पहला टॉपिक होगा राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति के बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें, किसके परिप्रेक्ष्य में, देखो स्थिति किस किस के परिप्रेक्ष्य में, स्थिति किसके परिप्रेक्ष्य में होती है, एक होती है आपके अक्षांश के परिप्रेक्ष्य में, मतलब अक्षांश के परिप्रेक्ष्य में स्थिति जानकारी प्राप्त करते हैं अपन, भाई अक्षांश रेखा के आधार पर इसकी स्थिति क्या रहेगी। और हमारे पास देशांतर रेखा के आधार पर अगर हम बात करते हैं, देशांतर रेखा के आधार पर इसकी स्थिति क्या होगी, इन दोनों को देखने का प्रयास करते हैं। इधर देखना, ये मैंने एक डायग्राम बनाया आपके सामने, एक गोला बनाया। अब ये मेरे पास है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? 0 डिग्री भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। तो इस 0 डिग्री भूमध्य रेखा के हमारा राजस्थान यहां पड़ रहा है। तो किस गोलार्ध में हो गया, किस गोलार्ध में है? तो आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध में। कौन सा गोलार्ध आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है उत्तरी गोलार्ध में हो गया। अब देशांतर की अगर बात करें तो ये हमारे पास फिर एक गोला, और इसमें मैं आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये रही 0 डिग्री देशांतर रेखा। और 0 डिग्री देशांतर रेखा की बात करूं तो हमारा राजस्थान इस वाले हिस्से में है। तो ये कौन सा हो गया, कौन सा हो गया? पूर्वी गोलार्ध में। पूर्वी गोलार्ध में हमारा ये देशांतर हो गया। तो राजस्थान की स्थिति की अगर बात करी जाए, अक्षांश रेखा के संदर्भ में कहां है? राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। और देशांतर रेखा के संदर्भ में देखा जाता है तो ये हमारे पास कौन से गोलार्ध में पड़ रहा है? पूर्वी गोलार्ध में पड़ रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब देंगे। हाय सर, बिल्कुल हाय। चलें, एक क्वेश्चन बताने के लिए तैयार हो जाना। बिल्कुल, कन्हैया लाल जी, कोहिनूर बेरवास जी, सीताराम जी, अगला क्वेश्चन आप लोगों से। क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आप देखना। पृथ्वी को कितने गोलार्ध में बांटा जा सकता है? कितने गोलार्ध में बांटा जा सकता है? बांटा जा सकता है, ये आपका क्वेश्चन है। पेन चेंज कर लेता हूं। ऑप्शन नंबर ए है आपका 4 गोलार्ध में, ऑप्शन नंबर बी है आपका 2 गोलार्ध में, ऑप्शन नंबर सी है आपका 8 गोलार्ध में, और ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। एनओडी क्वेश्चन है, पृथ्वी को कितने गोलार्ध में बांटा जा सकता है? देखो मैंने आपको पढ़ाया है, आपको बताया है, ये पृथ्वी है। अगर ये रेखा खींचोगे तो ये आपका हो गया पूर्वी गोलार्ध और ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। और अगर आपकी ये वाली रेखा खींचते हो, अगर इस पृथ्वी के संदर्भ में अगर ये रेखा खींचते हो तो ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है आपका। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पृथ्वी को कितने गोलार्ध में बांटा जा सकता है?
यस, दिनेश जी का आंसर आया है बी, लोकेश जी का बी, लोकेश जी बी, कोहिनूर जी बी। यस, ये नंबर सेव नहीं है 279 वाले, इनका आंसर सीताराम जी का बी। वेरी गुड। पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांटा जा सकता है, मतलब किसी भी गोले को, याद रखना आप, किसी भी गोले को, मैंने सुबह वाले बैच में बताया था क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने वहां देखा होगा, किसी भी गोले को केवल दो गोलार्ध में बांटा जा सकता है। कहीं से भी काटो, गोले के, गोलार्ध का मतलब क्या होता है, गोलार्ध का मतलब है गोले का आधा, गोले का आधा, ये होता है गोलार्ध का मतलब। अब यहां कितना अच्छा लग रहा है कि आप लोगों से मैं बात कर पा रहा हूं, आपके ध्यान दे पा रहा हूं। वहां आप पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है, उन बच्चों से चुप रहो, बात मत करो, ये लिखो वो पढ़ो, क्योंकि बेच में दोनों प्रकार के बच्चे बैठे हुए थे, जिनका कोर्स पूरा हो चुका है वो भी बैठे हैं, और जो प्रेशर भी थे। तो वही वाली चीजें होती है बेटा। कितना अच्छा लग रहा है कि आप लोगों से मैं बिल्कुल मुखातिब हो पा रहा हूँ। शानदार, सीताराम जी बहुत अच्छा जवाब दिया है, और मैं वादा करता हूं कि देखो यहाँ टाइमिंग भी कम लगेगा, हर चीज आपकी सही रहेगी, और लास्ट का टाइम है अब सोने का, इसके बाद कुछ नहीं करना। आप चाहो तो लेटे लेटे ही पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो थोड़ा नेट का इशू है, तो वो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो देख लेंगे बाद में। लेकिन एक अच्छा है, मतलब बिल्कुल अच्छा लग रहा है, कहीं कोई आना जाना कुछ भी नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया, बलवीर हैज रिक्वेस्टेड रेज्ड। हाँ बलवीर जी, क्या रिक्वेस्ट है? आप इस पे जवाब दे सकते हैं, बिल्कुल ऐप पे मैसेज कर सकते हैं। चले आगे बढ़ते हैं, कोई भी रिक्वेस्ट, देखो यहाँ कोई है नहीं टेक्निकल टीम में, लेकिन मैं पूरा आप पे वॉच कर रहा हूँ। आगे बैठ देखते हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान का अक्षांश और देशांतर विस्तार की बात करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान का अक्षांश विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे हम। ये देखो, अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो अक्षांश ये चीज होती है हमारे पास, मैं आपको समझा देता हूं। ये 0 डिग्री रेखा है। कौन सी रेखा है? 0 डिग्री रेखा है। और 0 डिग्री रेखा को आपने क्या कहा, नाम क्या दिया? भूमध्य रेखा। क्या नाम दिया आपने? भूमध्य रेखा नाम दिया। ये आपकी 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। और ये आपके पास जो रेखा है आपकी, वो है 23.5 डिग्री मकर रेखा है, मकर रेखा। ये उसके बाद हमारे पास 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा है, आर्कटिक रेखा। उसके बाद हमारे पास जस्ट नीचे 66.5 डिग्री अंटार्कटिक रेखा है, अंटार्कटिक रेखा। और ये हमारे पास 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव। और ये हमारे पास 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है हमारे पास। ये हमारे पास है अक्षांशीय रेखाएं। अब अक्षांश रेखाओं के बारे में अगर जानकारी लेते हैं तो अक्षांश और देशांतर विस्तार, आपको अक्षांश रेखाओं देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी दी जाती है, एक पूरी क्लास होती है उसके बारे में। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, इनके बीच कितना अंतर होता है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, सबसे छोटी अक्षांश रेखा कौन सी है, इनके बीच में विस्तार कितना है, कटिबंध किसे कहते हैं, पूरा का पूरा अक्षांश और देशांतर रेखाओं का एक टॉपिक है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं? राजस्थान का अक्षांश से विस्तार देख रहे हैं, और कुछ नहीं देख रहे हैं राजस्थान के अक्षांश से विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखना, राजस्थान के अक्षांश से विस्तार की बात करें हम तो हमारे पास देखना, ये मैं बना रहा हूं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम। देखना, हम एक आकृति बना रहे हैं, और ये आकृति है पतंगाकार। तो मैं पहले ही बता दूं आपको, हम ये क्यों बना रहे हैं कि राजस्थान की आकृति सबकी कैसी है? दिनेश जी सर, जो चीज लिखवाने की हो वो लिखवा देना। बिल्कुल, यहाँ यही तो चीज है, जो चीज आपकी लिखवाने की होगी बिल्कुल मैं खुद लिखूंगा, आपको नहीं लिखना यार।
आपको बिल्कुल नहीं लिखना। यहाँ मैं हर चीज लिखूंगा। जो वहां सुबह में एक्चुअली क्या होता कि जब मैं लिखवाने लगता था, बोर्ड पे लिखता था, बच्चा सामने से बात करता था पीछे से, तो डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा हो रहा था। यहाँ हर चीज में लिखूंगा, आपको लिखने की पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है, बस आप मस्ती के साथ पढ़ते रहें और क्वेश्चन पूछें बस। हाँ सर, आपकी वीडियो साफ नहीं है। अभी साफ आ रही होगी यार, ऐसा कुछ नहीं है। वहां मैं जरूर कह सकता हूं, अभी तो आपको हो सकता है कोई नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन मुझे यहां से जैसा कि प्रॉपर दिख रहा है, सही आ रहा है बिल्कुल। फिर भी अगर कोई चीज होती है तो अपन वहां देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं अपन। हम बात करते हैं राजस्थान के अक्षांश से विस्तार की बात करेंगे। देखना, मैंने आपको ये रेखाओं की एक सामान्य जानकारी दी है। राजस्थान का आकार पतंगाकार है, इसलिए मैंने एक पतंग का आकार बना दिया और कुछ नहीं किया है। अब देखना, हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का ये वाला पार्ट और ये राजस्थान का ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट कहीं ना कहीं इनके बीच में होगा। मतलब दो अक्षांश रेखाएं खींचिए, एक इधर खींचिए और एक इधर खींचिए हमने। अगर राजस्थान के इन अक्षांश रेखाओं की बात करेंगे तो ध्यान देना, ये अक्षांश रेखा है 23 डिग्री 3 मिनट से। 23 डिग्री 3 मिनट। देखो, ये आपका अगर डॉट लगता है तो डिग्री है, और एक डंडा खींचा जाता है तो मिनट है, दो डंडे खींचे जाते हैं तो सेकंड है। इस चीज का ध्यान रखना है बिल्कुल। 23 डिग्री 3 मिनट से हम क्या लिखेंगे? उत्तरी अक्षांश। क्या लिखेंगे? उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य राजस्थान फैला हुआ है। याद करना है मेरे साथ याद करने का प्रयास करना। राजस्थान का अक्षांश से विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट है। लिखने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। कोई पूछे राजस्थान का अक्षांश से विस्तार बताइए, तो राजस्थान का अक्षांश से विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट इसका अक्षांश से विस्तार है। पहली चीज आपके सामने अक्षांश से विस्तार के बारे में जानकारी आती है। अब और चीज क्या आती है इसके अंदर? ये जो हमारा ये गांव स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा अगर यहां से जो गांव हो रहा है ये वाला, तो यहां एक गांव है बोरकुंडा गांव। कौन सा गांव है? बोरकुंडा गांव। और ये बोरकुंडा ब से ब याद रखेंगे, कहां पर है? बांसवाड़ा में। कौन सा आ गया? बांसवाड़ा। तो राजस्थान का जो 23 डिग्री 3 मिनट अक्षांश पर जो प्रारंभ होता है राजस्थान का, वो बोरकुंड गांव या बोरकुंडा गांव से प्रारंभ होता है। और वह जिला कौन सा रहा है? बांसवाड़ा। जिला कौन सा रहा है हमारे पास? बांसवाड़ा। और ये हमारा होता है कोणा गांव। गांव कौन सा है? कोणा गांव। और कोणा गांव कहां है आपका? गंगानगर में है। जिला कौन सा है? गंगानगर। तो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश कहां से गुजर रही है? कोणा गांव से गुजर रही है। जबकि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश कहां से गांव से गुजर रही है? बोरकुंडा गांव से आपकी ये गुजर रही है। इस रेखा की अगर हम बात करते हैं तो दो चीजें आपके सामने आती है। अब इससे यहां से यहां तक के विस्तार की बात करें, इन दोनों के अंतर की बात करें, मतलब 23 डिग्री 12 मिनट में से मैं अगर 30 डिग्री 12 मिनट में से मैं अगर 23 डिग्री 3 मिनट घटाता हूं तो मेरा आंसर क्या होता है? 7 डिग्री 9 मिनट। 7 डिग्री 9 मिनट ये मेरा आंसर आता है। तो ये क्या हो गया मेरा 7 डिग्री 9 मिनट, ये मेरा विस्तार हो गया। राजस्थान का विस्तार पूछा जाता है अक्षांशीय, तो किससे किसके मध्य? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट के मध्य 7 डिग्री 9 मिनट ये मेरा अक्षांश विस्तार है राजस्थान का। तो यहां से क्वेश्चन कई प्रकार के आते हैं। क्वेश्चन आता है राजस्थान का अक्षांश विस्तार बताइए। अगर इनमें पूछा जाए तो आंसर ये होगा। और बिल्कुल अगर एक ही पिन पॉइंट पूछा जाए तो 7 डिग्री 9 मिनट इन दोनों का बीच का अंतर है। ये यहां से यहां तक का अंतर हमें दिखाया गया है जो आपके सामने है। अब एक और चीज आपके सामने दिखेगी, यहां से यहां तक
यहां से यहां तक की अगर बात करूं तो राजस्थान की, देखो एक चीज हम देख लेते हैं इसको पहले, मैं यही समझा देता हूं फिर उसको मिटा दूंगा। किसी भी मैप में हमेशा ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व और ये होता है पश्चिम। ये याद रखना, जब भी कोई चीज आपके सामने रखी जाती है, कभी भी आपकी कॉपी है तो कॉपी का ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, उत्तर, नीचे वाला दक्षिण, इधर वाला पूर्व और इधर वाला पश्चिम। ये याद रखना। कई बार क्वेश्चन आता है कि इस नदी के उत्तर में, अगर क्वेश्चन इस प्रकार के आएंगे, देखो आपको जनरल जानकारी लेनी है। ये मेरे पास कोई नदी बह रही है, ये कोई नदी है, आप लोग मुझे इसका जवाब देना। इस नदी का जल यूं बह रहा है, ये जल का डायरेक्शन ये है। अब इस नदी का उत्तर कौन सा होगा और इस नदी का दक्षिण कौन सा होगा? सॉरी, जल यूं बह रहा है, ऐसे इधर की तरफ जल बह रहा है, इधर बहाव है, नदी इधर से निकल रही है। इस नदी का उत्तर कौन सा होगा और दक्षिण कौन सा होगा? सर जी पीडीएफ साथ डाल देना, बिल्कुल इसकी पीडीएफ डाल दूंगा। आज तो मैं सेव करूंगा इसको, क्योंकि अभी कोई जो टेक्निकल बंदा आया था तो वो उसको सेव करके सेव जो कर लूंगा उसको डाल देगा ना, मुझे अभी इसको डालना नहीं आएगा। देखो मैं ज़्यादा टेक्निकल साउंड नहीं हूँ ना, तो ये मिल जाएगी आपकी, मैं सेव करके रख लूंगा, इसको ऐप पे डाल देंगे आपके जैसे भी होगा ना। चले, तो ये नदी यूं बह रही है, ये नदी मैंने पहले ऐसे, हाँ ये नदी यूं बह रही है, तो इसका उत्तर कौन सा होगा? तो जब कभी किसी नदी का उत्तर और दक्षिण ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है? सिंपल सा काम करना है, उस नदी के बहाव के डायरेक्शन में खड़े हो जाना। नदी यूं बह रही है तो आप यूं खड़े हो जाओ, नदी अगर यूं बह रही होती तो आपको यूं खड़ा होना था, नदी अगर आपकी यूं बह रही थी तो आपको यूं खड़ा होना था। उसके बहाव के डायरेक्शन में खड़े हो जाना है। मैं आपसे इस नदी की बात कर रहा हूं, इसके बहाव में खड़ा हो गया तो मेरा ये जो वाला हाथ होगा ये हमेशा कहां होगा? ये मेरा उत्तर होगा और ये मेरा दक्षिण वाला पार्ट होगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, आपका आंसर आ जाए नदी के उत्तर में, नदी के दक्षिण में। ये दो क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो आप इनका जवाब इस तरीके से देने का प्रयास करना। चलें आगे बढ़ते हैं। क्या समझ रहे थे अपन? ये वाली चीज समझ रहे थे। तो हमारी इसकी लंबाई की बात करें तो ये हमारे पास आ रही है 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। तो क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताइए, तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन है देखना। क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर आपसे पूछी जाती है तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा 826 किलोमीटर। आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार बताइए, अक्षांशीय विस्तार बताइए, तो आपका आंसर क्या होगा? 7 डिग्री 9 मिनट। ये दो चीजें आपको याद रखना है और क्वेश्चन इस पे से मर्जी पड़े जो करे, मर्जी पड़े जैसा। राजस्थान का प्रारंभ यहां से बोरकुंडा गांव है इधर, और इधर कौन सा गांव आ गया? कोणा गांव आ गया आपका, जो कहां है? गंगानगर में आ गया। तो ये दो चीजें आपके सामने आनी चाहिए। अब एक चीज और हम देखते हैं, इसको थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, ये दो प्रकार के क्वेश्चंस अगर आते हैं आप इसको क्वेश्चन मान लीजिएगा, आप इसको लाइन मान लीजिएगा जो मैंने आपके लिए लिखी है। अब बात करते हैं आगे की। देखना, आपने इस प्रकार का डायग्राम देखा और इस प्रकार के डायग्राम में आपने ये रेखा बताई थी मुझे 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी
अक्षांश बताया आपने, ठीक है। आपने ये वाली रेखा मुझे बताई थी 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश बताई। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाता है कि वह कौन सी अक्षांश रेखा है जो राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है। वह कौन सी अक्षांश रेखा है जो राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है। आपको दो तरीके के काम कर सकते हो। पहला तरीका का काम तो यह है कि आप इन दोनों को जोड़ के दो का भाग लगा दो, तब भी आपका मध्य निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा। तो आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल निकाला हुआ है। एक रेखा है, ये थोड़ा सा डायग्राम ढंग से नहीं बना मेरे को। 26.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है। कौन सी रेखा? 26.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान को, किसको? राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में बांटती है, बांटती है। चलो, यहां तक समझ में आ रहा है? आप बिल्कुल इसके जवाब देते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन पूछते रहे मेरे सामने, बिल्कुल आप ही हैं और कोई नहीं है। यस, है ना? इसलिए आप पढ़ते ना, क्योंकि मैं आपको ही पढ़ा रहा हूं, पूरा कंसंट्रेशन आप पे है मेरा। कोई भी चीज नहीं आ रही तो आप बिल्कुल देखो, अपने पास इतना ही माध्यम है कि आप मेरे से केवल चैटिंग के माध्यम से पूछ सकते हैं, आप मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं, इतना ही माध्यम है। लाइव तो हम देख नहीं सकते एक दूसरे को, लेकिन मैं नहीं देख पा रहा, आप तो मुझे देख पा रहे होंगे। तो ध्यान देना, क्वेश्चन अगर आ जाए वो कौन सी अक्षांश रेखा है जो राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है, तो आपका आंसर क्या होगा? 26.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है। अब हम इसके बारे में और आगे देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी और भी विशेषता अक्षांश रेखाओं के माध्यम से होती है। तो ध्यान देना, एक चीज हमारे सामने आती है, वो देखते हैं हम अगले डायग्राम में। मैं फिर आपके सामने डायग्राम बना रहा हूं। हम अगर इस डायग्राम की बात करें तो एक रेखा है, वो रेखा है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री एक कर्क रेखा है, कर्क रेखा। ये राजस्थान से होकर गुजर रही है भाई। ये देखो, ये 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट के ऊपर 23.5 डिग्री आ रही है। तो 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है, ये राजस्थान के दो जिलों से होकर गुजर रही है। एक आता है आपका डूंगरपुर जिला और एक आता है आपका बांसवाड़ा जिला, बांसवाड़ा। तो क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा पर राजस्थान के कौन कौन से जिले पड़ते हैं, या कर्क रेखा राजस्थान के कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है। तो दो आंसर आपको देने हैं, एक है डूंगरपुर और एक है बांसवाड़ा। डूंगरपुर को ये छू रही है केवल, जैसे अगर मैं राजस्थान की बात करूं, ये वाला पार्ट की बात कर रहे हैं, तो ये डूंगरपुर जिला है, ये डूंगरपुर जिला आ गया। तो डूंगरपुर को केवल छू रही है, टच कर रही है, और बांसवाड़ा की लगभग मध्य से गुजर रही है। तो डूंगरपुर में केवल 1 किलोमीटर है, ध्यान रखना, केवल 1 किलोमीटर ये कर्क रेखा कहां है? डूंगरपुर में। और 25 किलोमीटर कहां पर है? 25 किलोमीटर ये है आपकी बांसवाड़ा में। तो टोटल कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई, अगर बात करें आपकी कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई, तो ये है आपकी 26 किलोमीटर। क्या है 26 किलोमीटर? कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में लंबाई ये है हमारे पास कितनी? 26 किलोमीटर। डूंगरपुर में 1 किलोमीटर और बांसवाड़ा में
25 किलोमीटर। बांसवाड़ा में कितनी आ रही है? 25 किलोमीटर हमारे पास ये चीज आती है। अब कई छोटी छोटी चीजें आपके सामने होती है। आप अच्छी तरह जानते हो, इस कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को सीधा चमकता है। कर्क रेखा पर सूर्य कब चमकता है? सीधा 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है, सीधा चमकता है। तो जब सीधा चमकेगा, सूर्य की सीधी किरणें पड़ेगी, तो 21 जून सबसे बड़ा दिन होगा। क्या होगा? सबसे बड़ा दिन। ध्यान देना, सबसे बड़ा दिन। उत्तरी भारत का सबसे बड़ा दिन 21 जून है। उत्तरी भारत का सबसे बड़ा दिन अगर आपसे पूछा जाता है तो ये हमारे पास कौन सा आएगा? इसका आंसर होगा 21 जून। 21 जून सबसे बड़ा दिन आ रहा है। और अगर हम बात करें तो कितने घंटे का है? 13 घंटे 27 मिनट का दिन होता है। ध्यान देना, कितना बड़ा होता है? 13 घंटे 27 मिनट का। और एक विशेष जानकारी आपको यहीं लिखवा देता हूं, यहीं लिख देता हूं मैं कि 21 जून 2015 को, 21 जून 2015 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ हुआ था। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। तो याद रखना, योग दिवस कब आता है आपका? 21 जून को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। तो इस कर्क रेखा से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपके पास आती है, आपके पास आ जाती है। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? आंसर आपका होगा 26 किलोमीटर। 26 में से 2 जिले राजस्थान के हैं, एक डूंगरपुर है। डूंगरपुर में आपका आ रहा है कौन सा? 1 किलोमीटर आ रहा है। और दूसरा आ रहा है बांसवाड़ा में 25 किलोमीटर। अच्छा, एक और है, ये बांसवाड़ा के लगभग मध्य से गुजर रही है। तो यहाँ एक जिला, एक स्थान आता है, गांव है कुशलगढ़ गांव से। कौन से गांव से? कुशलगढ़ गांव से होकर ये गुजरती है हमारे पास। ये बांसवाड़ा के अंदर ही है, ध्यान देना। इससे, इस पॉइंट से होकर गुजर रही है, इस गांव से होकर गुजर रही है। तो ये राजस्थान का अक्षांश विस्तार आपने देखा। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। देख लीजिएगा, आपका नेट का भी प्रॉब्लम आ रही होगी। हमने कुछ नहीं सीखा है सर, बिल्कुल सिंपल सी बात की आज हमने। और सिंपल सी बात में आपके सामने हमने यहां से स्टार्ट किया था। राजस्थान का भूगोल उत्पत्ति से हमने प्रारंभ किया था। उत्पत्ति के बाद हमने देखा इस प्रकार से 2 पार्ट थे पृथ्वी के। स्थलीय पार्ट आपका ये था और महासागरीय पार्ट ये था। स्थलीय पार्ट को आपने पेंजिया कहा है और इसको आपने पेंथालासा कहा है। इतना सा सीखा है। दोनों की परिभाषा मैंने यहाँ लिखी। उसके बाद आपका जो स्थलीय भाग था 2 भाग में बटा, एक अंगारा लैंड में, एक गोंडवाना लैंड में। इन दोनों के मध्य तैटिस सागर आ गया। फिर हमने देखा कि राजस्थान की उत्पत्ति के बाद निर्माण की बात होती है जीटी से, गौरव टावर से। ये याद रखना, जी का मतलब गोंडवाना लैंड था, टी का मतलब तैटिस सागर था। जी मतलब पर्वत था और ये पठार था। पर्वत में केवल अरावली है, पठार में हाड़ौती है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। मरुस्थल तैटिस सागर का हिस्सा है, मैदान तैटिस सागर का हिस्सा है। अगर भारत के संदर्भ में आपसे पूछा जाता है तो भारत के संदर्भ में प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है गोंडवाना लैंड वाला, और ये उत्तर के विशाल के मैदान आपके हैं। उसके बाद हमने राजस्थान की स्थिति में 2 चीजें पूछी जाती है, अक्षांश, और ये अक्षांश आज हमारा कंप्लीट हो गया। कल की क्लास में देशांतर के साथ इन चीजों को लेंगे। वहां उन बच्चों को 2 घंटे की क्लास में केवल और केवल मात्र में उसके पहले का ही पढ़ा पाया था, लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम उनसे आगे चल जाएंगे। वो भी अपनी स्पीड से चलेंगे और आप भी अपनी स्पीड से चलेंगे। विस्तार में क्षेत्रफल होगा, आकृति होगी, सीमा अंतरराष्ट्रीय होगी, अंतरराज्य होगी, और कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। राजस्थान की स्थिति देखो, हमने अक्षांश रेखा के संदर्भ में उत्तरी गोलार्ध में और देशांतर रेखा के मध्य पूर्वी गोलार्ध में। फिर आपने इसको कितने गोलार्ध में बांटा जा सकता है इसको देखा है आपने। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास अक्षांश विस्तार देखा है। इसमें तमाम प्रकार की जानकारी मैंने आपको दे दी है। इसकी पीडीएफ में आपको बिल्कुल सेंड करवा दूंगा। और मैंने कहा कि बिल्कुल लिखने में भी हर चीज़ में आपको फैसिलिटी होगी। और
किसी प्रकार की कोई समस्या, आज तो थोड़ा सा 10 मिनट लेट हुई क्लास, वो आए हुए थे कोई भैया, वहीं से आया था कोचिंग क्लास से टेक्निकल वाले, तो बता रहे थे कुछ टाइमिंग वो सेट वेट करके गए। कल शार्पली आपकी क्लास स्टार्ट कर दूंगा मैं, टेंशन मत लेना। और कभी कोई समस्या होगी तो मैं आपको पर्सनली बोल दूंगा उस चीज़ के लिए ना। चलें, उसके बाद देखो ये हमारा था नेक्स्ट, ये वाला 2 क्वेश्चन थे, कितनी लंबाई है, अक्षांश से विस्तार, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हमने देखा 26.5 डिग्री 2 भागों में बांटती है, और लास्ट में आज हमने देखा इसके अक्षांश से 23.5 डिग्री के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, ये कब होता है, ये हमारा आज का टॉपिक है। आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दीजिए सीताराम जी। बिल्कुल, जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं क्लासरूम में, मुझे केवल 10 विद्यार्थी दिख रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि ज़्यादा विद्यार्थी होंगे। वहाँ तो मैं देख नहीं पा रहा था, लेकिन मैं यहाँ हर बच्चे पर ध्यान दूंगा, हर बच्चे पे मैं ध्यान दूंगा। कितने बच्चे, 10 बच्चे यहाँ लाइव चल रहे हैं, और आप भी थक चुके हों। यस, कौन है, 13 घंटे 57 मिनट, बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला। तो आपसे आज आज्ञा चाहता हूं मैं, आप भी रेस्ट कीजिएगा, खाना वाना खाइए, और सुबह सुबह तो क्या, मैं कोशिश करूंगा, देखो मेरी इच्छा शाम की है, और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा बेटर तरीके से हम इसको परफॉर्म कर पाएंगे। वहाँ मैं बिल्कुल भी आप पे ध्यान नहीं दे पा रहा था, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ इस चीज़ के लिए, तो आप भी कोशिश करना, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सर, गुड नाइट, आप सभी को शुभ रात्रि।